पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ। दूसरे लेक्चर के अंदर जो हमने कोर्स कंटेंट हमने कवर करना है वो यहाँ से हम करेंगे। ठीक है, इसको इसको HTML की फ़ाइल बनाएंगे तो इसका नाम CSS अभी 1 रख लेते हैं क्योंकि हमारा ये पहला लेक्चर तो हो चुका है। और .html इसका नाम रख लेते हैं और इसको नोट पैड में ओपन कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, और ये CSS का ट्यूटोरियल आपके सामने है। तो आज मैं बात करूंगा सिलेक्टर्स की। व्हाट आर सिलेक्टर्स, सिलेक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, अब इसके साथ एग्जांपल एग्जांपल से ना आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे बेटा। इसकी ये पहली एग्जांपल है, इस एग्जांपल को जो है इसको हमने नोट पैड में भी ओपन करना है। ठीक है, ताकि वो जो कोड है आपको, जो HTML का कोड मैंने समझाया हुआ है, वो आप यहाँ पर आसानी के साथ समझ सकें। थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है क्योंकि ये मेरे ख्याल में मुझे इसकी रैम जो है ना एक्सटेंड करनी। अब ये देखें, यहाँ पर आपने इसी तरह HTML की फ़ाइल बनानी है। HTML की फ़ाइल, ये सारे का सारा कोड उसके अंदर रख देना है। आपने स्टाइल CSS को स्टाइल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे पैराग्राफ आ गया। ठीक है, और ये जो पैराग्राफ आएगा यहाँ पर भी इसको मैं, आप कहते हैं तो मैं उस वहाँ पे कोड कर देता हूँ। इसको रन करें, रन करें, रन करें, तो ये इसकी बेटा आउटपुट आएगी यहाँ पर। ठीक है, ये इसको जहाँ जहाँ भी पैराग्राफ मिलेगा वहाँ वहाँ पे इसको क्या कर देगा, ये लगा देगा। तो ये जो सिलेक्टर है ये एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। इसके साथ आपने देखा यहाँ पे ना इससे पहले डॉट लगा है ना कोई और चीज़ लगी हुई है। ठीक है, अच्छा इसकी एक दूसरी एग्जांपल भी देखते हैं। इसको बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। CSS के अंदर ये जो, अगर पैराग्राफ यहाँ पर अगर चेंज कर लेते हैं, हम एक और चीज़ चेंज कर लेते हैं, इसको H1 कर लेते हैं, इसको H1 कर लेते हैं, इसको भी H1 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप H1 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी H1 लिख लें। ठीक है, टाइप करें तो जहाँ जहाँ पे उसको H1 मिलेगा सिर्फ उसी के ऊपर वो क्या करेगा, लगा के। तो यानी कि ये एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। मैंने बताया था HTML के ये एलिमेंट्स हैं। पैराग्राफ का P जो है ये एक एलिमेंट है। ठीक है, और ये पूरा एक टैग बनता है, ये इस तरह एक टैग है। इसके अंदर पैराग्राफ का जो एलिमेंट है उसको P से शो करते हैं। तो ये एलिमेंट सिलेक्टर है। ठीक है, तो उसके बाद CSS ID सिलेक्टर। अब ID सिलेक्टर में क्या होता है, चीज़ वही है लेकिन सिंपल ये क्या करना है, किसी भी एलिमेंट को आपने यहाँ पर, ये देखें ID को आपने, ये जो पैराग्राफ है इसको एक ID दे दिया। इस ID का नाम जो मर्जी रख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ आ गया, क्लियर है। अच्छा, अब ऊपर जो CSS मैंने लगाई है यहाँ पे, इसका नाम भी पैरा 1 रखा मैंने, इसका नाम भी पैरा 1 रखा, लेकिन चूंकि इसके साथ ID था लिहाजा इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, हैश साइन लगा दिया। ठीक है, अच्छा अभी मैं एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करने लगा हूँ।
हसीब बेटा ज़रा मुझे मैसेज करके बताना कि आपको वीडियो जो है वो समझ लग रही है कि नहीं, वीडियो की क्वालिटी जो है वो ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। साथ साथ हम ये डिस्कस करते चलें कि ताकि मुझे अगर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़े तो मैं यहाँ पर कर सकूँ, ठीक। अच्छा, आवाज़ मुझे थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अभी बताएं, अभी आवाज़ ठीक आ रही है? हसीब, आवाज़ यार आवाज़ बता देना ताकि मैं उस हिसाब से बात करूं। अच्छा हसीब, आपका असल में रिप्लाई नहीं आ रहा है, इस वजह से मैं चेक कर रहा हूँ। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा उसके बाद मैंने इसको H1 कर दिया, तो ये सिर्फ H1 जहाँ जहाँ इसको मिलेगा उसके साथ ये क्या करेगा, वहाँ पे ये CSS इम्प्लीमेंट कर देता है। ये देखिए H1, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे इसको H1 मिलेगा उसके ऊपर CSS इम्प्लीमेंट, CSS में मैंने सिर्फ टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड कर दिया था, उसको लाइन सेंटर कर दिया था। आपकी मर्जी है CSS। यहाँ पे बेसिक पर्पस ये है कि आपको पता चले कि CSS का क्या फ़ायदा है, और ये इसका सिलेक्टर कौन कौन से हैं। एक तो एलिमेंट सिलेक्टर है जो आपके सामने था। आईडी सिलेक्टर में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो हैश साइन है ये लगा देंगे, और जिसके साथ आप हैश साइन नहीं लगाएंगे, मिसाल के तौर पर इसके साथ हैश साइन लगा हुआ है, तो जहाँ पे इसको ये मिलेगा तो इसको ये भी आए, तो अब जिस जिसके साथ ये आईडी इसके ऊपर भी आ गया तो ये भी आ गया, पैरावन इसके ऊपर भी लग जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जब आपने जावा स्क्रिप्ट बेस किसी भी फ्रेमवर्क में काम करना है फ्यूचर इन फ्यूचर, तो आपने किसी एक पैराग्राफ के ऊपर आपने एक आईडी दो मर्तबा नहीं देना, ठीक है। आईडी मस्ट बी यूनिक, ठीक है। मसला कोई नहीं है, लेकिन कई दफ़ा है चूंकि हैप्चुअल हो चुका होता है आदमी, तो एक छोटी सी गलती करने से पूरा डिज़ाइन का आपको समझ ही नहीं लग रही होती है कि ये तो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये होता है कि वो पहले वाले आईडी को उठाता है और उसके ऊपर कर देता है। बाज़ ब्राउज़र ऐसे होते हैं, वो थोड़े से इंटेलिजेंट ब्राउज़र होते हैं, वो तमाम के ऊपर लगा, कुछ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड मूड में होते हैं, तो वो सिर्फ पहले वाले पे लगा देते हैं, बाकियों पे नहीं लगाते। तो इसलिए आपने अलहदा-अलहदा आईडी करनी है। तो एक तो दो आपको मैंने चीज़ें बता दी इसके अंदर। एक जो है CSS सिलेक्टर जो है उनमें से जो है पहला है एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर आपने लगा दिया। दूसरा है आईडी सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर लग गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है वो क्लास सिलेक्टर है, ठीक है, क्लास सिलेक्टर है। इसमें ये होता है जहाँ पे हैश साइन है वहाँ पे आपने सिंपल डॉट डाल देना है। ये आपने यहाँ पर लिखना है क्लास, और क्लास के अंदर उस क्लास का नाम देना है जो आपने स्टाइल के अंदर लिखा हुआ है, चाहे ये इंटरनल CSS में लिखा हुआ है चाहे एक्सटर्नल के अंदर लिखा हुआ है। अगर एक्सटर्नल इसके अंदर इंक्लूडेड है तो तब भी वो इसमें जब इंक्लूड हो जाएगी तो ऐसे ही होगा कि जैसे इसके ऊपर कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सेंटर एक एक नाम है, ठीक है, क्लास का नाम है। क्लास मल्टीपल्स हो सकती हैं, ठीक है। एक ही नाम की दो क्लासेस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वो इसको भी वही क्लास असाइन कर दी, इसको भी वही, यानी कि एक क्लास में दो एलिमेंट हो सकते हैं, एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक क्लास में मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आईडी है ना, किसी क्लास का भी आईडी वो यूनिक होता है, किसी भी एलिमेंट का आईडी जो होता है वो यूनिक होता है।
इसलिए आईडी को मल्टीपल टाइम्स आपने नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्लास को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप CSS जो मर्जी लिखें, वो तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या इशू और आते हैं। अच्छा बेटा, अभी ये क्लास सेलेक्टर का भी हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा मिक्स भी आ जाता है, दोनों चीज़ें मिक्स है, क्लास सेलेक्टर्स भी होता है, एलिमेंट का भी होता है, और आईडी सेलेक्टर, ये इकट्ठे आ सकते हैं। तो आप एक ही के अंदर सारा कुछ कर सकते हैं। और ये जो स्टार सेलेक्टर है, ये तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर इसको बोलते हैं। अगर आप स्टार लगा देंगे, ये स्टार लगा देंगे, तो सब के ऊपर आ जाएगा, ये सब का कलर ब्लू कर देगा, सब का जो है वो जो क्या नाम लेते हैं, टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर देगा, और कलर, ये स्टार जो है ये यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। तो आपके सामने ये स्टार वाला भी आ गया, ठीक है, यूनिवर्सल आ गया। इससे पहले वाला जो आपने किया, ठीक है, ये जो क्लास सेलेक्टर के लिए जो इस सेलेक्टर का नाम होता है डॉट, और इसको पीरियड करेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और इससे पहले वाला जो है वो है पैराग्राफ का, ठीक है, पैराग्राफ का ये हैश साइन है। तो ये जब आप इसको देखेंगे तो मैं आपके सामने इम्प्लीमेंट करता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ये ग्रुप सेलेक्टर में आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। एक एग्जांपल ग्रुप की लेते हैं। अब ये देखें ग्रुप के अंदर आ गया, तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बता देता हूँ कोड करके। आसान हो रही है थोड़ा सा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजान हो रही है बेटा, मैं फिर वीडियो क्लियर नहीं है ना। अच्छा, अभी अजान बेटा ख़त्म हुई है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चाहूँ कि ये जो हमने पैराग्राफ लिखा, पी लिखा, उसके साथ उसका स्टाइल दे दिया,
और यहाँ पे पैराग्राफ है, ठीक है। इसको हमने सेव किया तो आप देखेंगे कि ये जहाँ पे ये फाइल पड़ी है इसको ओपन करके चेक करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि इसी के ऊपर जो है ना इसको लाइन सेंटर कर दिया उसने और इसका कलर चेंज कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर इसको आईडी दे देता हूँ, यहाँ पर आईडी आईडी इज इक्वल टू आईडी कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, मिसाल के तौर पर ABC रख लें, ठीक है। लेकिन आपने आईडी इस तरह का नाम रखना है कि पता चले ये किस मकसद के लिए, ठीक है। तो आईडी के लिए क्या होता है, मैंने बताया कि यहाँ पर हैश साइन लगा देंगे अगर किसी आईडी के हिसाब से उसको करना है, ठीक है। तो इसका भी आपने कलर जो है ना वो इसके ऊपर भी CSS इम्प्लीमेंट कर दें, अपनी मर्जी से आपने इम्प्लीमेंट करने। यहाँ पे रेड कलर की बजाय मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अलाइन सेंटर की जगह पे, ठीक है, सेंटर इसको कलर चूंकि ग्रीन हो जाएगा तो आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा। तो इसका कलर देखें ये वाला ग्रीन हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने ये सीखा कि क्या नाम लेते हैं कि हमने सिलेक्टर्स यूज़ करने हैं। अगर हमने किसी भी एलिमेंट को CSS अप्लाई करनी है तो उसका आपने क्या करना है, सिर्फ उस एलिमेंट का जो नेम है वो यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद CSS अप्लाई कर देंगे। कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि सिर्फ सिलेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, वो पैडिंग मार्जिन बाद में बताऊंगा कि क्या उसमें करना है। और आईडी के लिए क्या होता है, हैश साइन होता है। आईडी के लिए हैश साइन है। फिर इसी तरह अगर आपने क्लास इंप्लीमेंट करनी है, इसके ऊपर मैं क्लास इंप्लीमेंट करता हूँ, तो आपने लिखना है क्लास इज इक्वल टू, इसका नाम XYZ रख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लास के लिए पीरियड यानी कि डॉट का यूज़ करते हैं और ये XYZ है। और वक्त बचाने के लिए मैं फिर क्या करता हूँ कि इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका कलर ग्रीन की बजाय जो है वो इसका कलर और चेंज कर देते हैं, येलो कलर कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें कि इसका कलर जो है ना वो येलो हो गया, लाइन सेंटर हो गया। तो आपने जब CSS अप्लाई करनी है और ये बताना है कि ये CSS किस एलिमेंट को इम्प्लीमेंट हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कि आप एलिमेंट सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, आईडी सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं और क्लास सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, वो डॉट लिख देंगे, सॉरी स्टैरिक लिख देंगे। तो स्टैरिक लिखने के बाद आप ये लिखेंगे तो इसका मतलब है ये वाला जो कोड होगा तमाम एलिमेंट्स पर इम्प्लीमेंट होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं टेक्स्ट डेकोरेशन जो है, ठीक है, वो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि जो टेक्स्ट की जो डेकोरेशन है वो सब की अंडरलाइन आ जाए। तो ये देखना कि अब यहाँ पर सब अंडरलाइन हो गया, यहाँ पे सारे के अंडरलाइन, तो ये सब पर इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है, ठीक है। अब आप यहाँ पर पैराग्राफ की बजाय आप यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप बी लिख सकते हैं, बोल्ड लिख सकते हैं, ठीक है। बोल्ड में आप कुछ नाम लिख देते हैं, दिस इज बोल्ड, कुछ भी लिख लिया यहाँ पर। कुछ भी लिखने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया कि ये जो XYZ है, ये जो P है, P के साथ स्पेस दे के या कोमा डाल के लिखें। ये लिखेंगे तो P के ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और B के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये देखें ये इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन ये टेक्स्ट लाइन क्या है, वो सेंटर नहीं हो रहा, तो इसको चेक कर लेते हैं क्यों नहीं हुआ।
देखिए उसकी मेन वजह क्या है कि ये टेक्स्ट लाइन सेंटर क्यों नहीं हुआ। ये बड़ी पॉइंट की बात है बेटा, ये पेपर में बास का इस तरह का पूछा जा जाता है। उसकी वजह ये जो पैराग्राफ जब आपने किया तो पैराग्राफ चूंकि एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरी की पूरी जगह यहाँ पे ले लेता है, ये ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और जो पूरी जगह नहीं लेते, जो सिर्फ इतनी जगह लेते हैं, दे आर कॉल्ड इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, पैराग्राफ के साथ आप कुछ भी लिखेंगे वो नीचे चला जाता है। मिसाल के तौर पर ये मेरा पैराग्राफ है, इसके साथ मैं कुछ भी लिखूंगा वो नीचे वाली लाइन पे शो होगा। यहाँ पर देखना, ये नीचे वाली लाइन पे शो हुआ। लेकिन बोल्ड के साथ या इसके पहले या बाद में लिखूंगा तो इसके साथ ही शो होगा। ठीक है। तो इसने सिर्फ इतनी जगह घेरी हुई है, इसलिए इसका सेंटर यही वाला बनता है। ये जितनी जगह घेरी वही उसी का सेंटर है, वही उसी का लेफ्ट है, वही उसी का राइट है। ठीक है। लेकिन इसका जो है ये वाला आ गया। मैं इसका ना जो ये बॉर्डर है ना, ये मैं यूनिवर्सल लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि सब के ऊपर लग जाए, पता चल जाए आपको। ये सब के ऊपर लग गया। क्लियर हो गया। अब ये देखिए ना कि ये H1 है, ये H2 है, तो ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यानी कि इनके साथ कुछ लिखेंगे तो वो नीचे वाली लाइन पे हमेशा लिखा जाएगा। और ये जो दूसरे हैं, इनके साथ बोल्ड के साथ, टैलिक के साथ, अंडरलाइन के साथ जब आप इस तरह का करते हैं तो उसके साथ ही लिखा जाता है। ठीक है। तो ये बेटा आपने जहन में रखना है कि मैंने जब इसको लाइन सेंटर किया तो इसकी चूंकि जगह ही इतनी बनती है तो इसी के अंदर ही लाइन सेंटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी सी चैटिंग पे। अच्छा, लाइव वीडियो पे चले जाते हैं जी। इधर बोलिए। जी बेटा, अभी मुझे ये बताया कि कोई आवाज़ क्लियर है, वीडियो वगैरह क्लियर है। ये मैंने इसी तरह मैसेज किया आपको, इसके ऊपर ज़रा रिप्लाई करें। ठीक हो गया बेटा। अभी इसका, अभी तो मैंने ये बताया है कि आपने जो सिलेक्टर्स हैं वो कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है। सिलेक्टर्स की मेरे ख्याल में अब आपको समझ लग गई है। और एमर बट को भी समझ लग रही है। इधर ना टेक्स्ट में मुझे बताते हैं। कुछ क्यों होते हैं मैनेजर बाद में। आपकी समझ नहीं लग रही है, क्या नाम है इसका बच्चे का। जी बेटा, बताए ना। जी जी बेटा, क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन पूछें। ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक। जी जी बेटा, क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन पूछें। ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट
CSS में उसी को ओपन करते हैं, ठीक है। और सिलेक्टर्स का अभी जो चीज़ें बाकी रहती हैं, ये वाला जो समझने वाला बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ये समझना बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, अब इसके अंदर हम जो चीज़ पढ़ेंगे ना, सिलेक्टर्स के अंदर डिसेंडेड सिलेक्टर्स है, इसमें डिसेंडेड सिलेक्टर है, ये आपके सामने नजर आ रहा है। चाइल्ड सिलेक्टर है, एसेंट सिबलिंग सिलेक्टर्स है, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर्स है। ये बेटा चार तो आप, ठीक है। अब इसमें आपने ये करना है कि जो मेन चीज आपने करनी है ना इसके अंदर, अच्छा, जो इसमें मेन चीज है ना, आपने ये याद रखना है, डिसेंडेंट सिलेक्टर के लिए स्पेस यूज होती है, चाइल्ड सिलेक्टर के लिए एंगल ब्रैकेट यूज होती है, ये वाली, इसका रुख इस तरफ होता है। एसेंट सिबलिंग सिलेक्टर के लिए प्लस साइन यूज होता है, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर के लिए जो है टिल्डा साइन यूज होता है, ठीक है। इसकी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल में एमर जो है वो भी अवेलेबल नहीं है, एमर जो है वो ऑनलाइन नहीं है। अच्छा बेटा, इसमें ये देखें कि यहाँ पर अगर आपने ये पूरे का पूरा आपके सामने मैंने यहाँ पर ये कोड देखा है, ये देखें W3 स्कूल पे ये कोड अवेलेबल भी हैं। ये इसलिए कि लाइव एग्जांपल्स होती हैं आपके सामने, ये मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिया, ठीक है। इसमें ये डिव है, डिव के बाद है स्पेस, डिव के बाद क्या है स्पेस, और स्पेस के बाद क्या है पी, ठीक है। तो इसका मतलब है जहां पर भी इसको डिव नजर आएगी, और उसके बाद उसको जहां पर पी नजर आएगा, ठीक है, डिव के अंदर पी नजर आएगा, वैसे पी नहीं, इस पी के ऊपर नहीं लगेगा ये, ठीक है। ये डिव है, डिव के बाद स्पेस है, स्पेस के बाद पी है, ठीक है। स्पेसेस आप मल्टीपल भी डाल सकते हैं, कोई इशू कोई नहीं है। अच्छा, अब इसमें ये है कि आपने एक चीज जो यहाँ पे नोट करनी है, जो मेन चीज नोट करनी है यहाँ पर आपने, वो है कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे चार साइंस बताए हैं, कौन कौन से साइंस बताए हैं? एक है स्पेस का, एक है चाइल्ड सिलेक्टर का, और एक है सिबलिंग सिलेक्टर का, और एक है जनरल सिलेक्टर का, ठीक है। इसमें अभी हम स्पेस को पढ़ रहे हैं, ये डिसेंडेंट सिलेक्टर कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये डिव के बाद आप स्पेस लिख देंगे और स्पेस के बाद पी लिखेंगे, तो इट मींस कि ये इस बॉडी में से डिव को ढूंढेगा, ये इसको डिव मिल गई, डिव के अंदर पैराग्राफ को ढूंढेगा, पैराग्राफ मिल गया उसको, इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर देगा। क्लियर हो गया? अब ये डिव के अंदर ये सेक्शन है, सेक्शन के अंदर पैराग्राफ है, इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेगा, ठीक है। इसकी जो आउटपुट है ना, मैं यहीं पे भी जारी बात है इसकी लिखी हुई है, तो ये देखें, ये पैराग्राफ, ये पहला पैराग्राफ है, ठीक है, इसको वन कह लें। ये डिव के अंदर तीन पैराग्राफ है, डिव के अंदर जो है जितने भी, सॉरी, डिव के अंदर जिधर भी पैराग्राफ मिलेगा, जिस लेवल पे भी उसको मिलेगा, वो उसको लेके आएगा, ठीक है। जो स्पेस है, वो डिव के अंदर जहां जहां पर भी उसको पी मिलेगा, वहां पे उसको जिस लेवल पे भी मिलेगा उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको बोल्ड भी कर दें, ठीक है, और इसको भी बोल्ड कर दें, और इसके अंदर आप पैराग्राफ जो है वो कर दें।
ठीक है। अब इसके ऊपर भी वो इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, ये इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेगा। तो स्पेस से मुराद ये है कि उसके अंदर जो, अब मैं अगर ये कहूं कि डिव के अंदर पी है, ठीक है, डिव के अंदर सेक्शन है, यहां पर अगर मैं सेक्शन लिख देता हूं, ठीक है, तो div के अंदर जो सेक्शन होगा सिर्फ उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा, बाकी किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज आपने नोट करनी है। जो स्पेस है ये डिसेंडेंट है, और div के अंदर एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, तो आप इसको 3 लेवल तक भी ले जा सकते हैं। तो इसके अंदर जो p होगा उसके ऊपर सिर्फ इम्प्लीमेंट करनी है, तो बाकी p के ऊपर नहीं करेगा, इसी इसी p के ऊपर करेगा, ठीक है। तो ये डिसेंड स्पेसेस जो है ये डिसेंडेंट सिलेक्टर है, ठीक हो गया। उसके बाद है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर से मुराद ये है कि अब यहाँ पर लेवल आ जाएगा कि सिर्फ चाइल्ड तक जाएगा। फादर का जो है ना वो चाइल्ड है, पेरेंट का जो है चाइल्ड, चाइल्ड के चाइल्ड पे तक नहीं करेगा ये देखिए यहाँ पर अगर डिव है, डिव का चाइल्ड पी है, डिव, और ये कौन सा सिलेक्टर है, चाइल्ड सिलेक्टर है। डिव का जो चाइल्ड पी है सिर्फ उसी पे इंप्लीमेंट हो, ये डिव है और ये चाइल्ड इसका पी, इसके अंदर भी पी है लेकिन इसके ऊपर ये चाइल्ड नहीं है बल्कि डिसेंडेंट है, उसके अंदर है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर इंप्लीमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने इसमें एक चीज जो मैंने नोट करवाई है आपको, चाइल्ड सिलेक्टर में और डिसेंडेंट सिलेक्टर में क्या फर्क है। उसके बाद है सिबलिंग सिलेक्टर्स। सिबलिंग सेलेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ये इसको थोड़ा सा आप एक दफा रिवाइज कर लें। सिबलिंग के लिए क्या यूज होता है, प्लस का साइन इस्तेमाल होता है। The ascent sibling selector is used to select an element that is directly after another specific element, जो उसके फौरन बाद होगा, डायरेक्टली आफ्टर अनदर। अब ये देखें इसको कैसे इंप्लीमेंट करता है। ये div के बाद p है, div के बाद p है, ये देखिए div है, div के बाद p जो होगा उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेगा, सिर्फ इसके ऊपर, सिर्फ इसी के ऊपर, ठीक है। और इधर डिव इसको मिला, तो इस डिव के बाद जो इसको मिला तो इसने पैराग्राफ 7 पे कर, उस डिव के बाद फौरी तौर पर वो करेगा, ठीक है। डिव के बाद जो भी पहला पैराग्राफ आएगा उसके ऊपर ये इंप्लीमेंट कर देगा, इसका ये मतलब है। फिर उसके बाद है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स दैट आर नेक्स्ट सिबलिंग्स ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। इसका मतलब है उसके बाद आने वाले सब पर इंप्लीमेंट करेगा, डिव के बाद आने वाले तमाम पैराग्राफ्स के ऊपर। अब ये डिव इसको कहाँ पे मिला, यहाँ पर, और इसके बाद कौन सा है, ये वाला पैराग्राफ है। इसके दरमियान में ये देखो एक और एलिमेंट आ चुका है, ठीक है, इसके दरमियान में एक और एलिमेंट आ चुका है, ये वाला। इसके बाद भी आने वाले सब के, यानी डिव के बाद जिधर भी पैराग्राफ आएगा सबके बाद सबके ऊपर आप इसको चाहे 4 दफा रिपीट कर लें, ये मैंने एक दफा रिपीट किया, अब बेशक इसको 4 दफा रिपीट करें, जहां जहां पर उसको वो डिव के बाद पैराग्राफ मिलेगा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। तो अब आपने इस चीज को समझना है। अल्लाह आपका भला करे कि इस स्पेस का मतलब ये है कि डिसेंडेड, यानी कि उस डिव के अंदर जितना कुछ है सबके ऊपर, और चाइल्ड क्या है, डिव के अंदर जो पहला लेवल है सिर्फ सिर्फ उसी के ऊपर। ओएसिड सिबलिंग का मतलब ये होता है, प्लस का मतलब कि उस एलिमेंट के बाद जो आने वाला सबसे पहला होगा सिर्फ उसी के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर से मुराद ये है कि जो उस एलिमेंट के बाद आने वाले तमाम के ऊपर। क्लियर हो गया बेटा। ये बेटा इसकी आपने एक दफा प्रैक्टिस करनी है, इसका मैंने सिर्फ आपको सिर्फ एक बताया, ठीक है। तो आपने ये कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं सिलेक्टर्स की, ये भी आपने चेक करनी है। और यहाँ पर मैंने अभी ये कम्बिनेटर सिलेक्टर्स किए हैं, अभी मैंने सूडो कोड सिलेक्टर्स नहीं करवाया आपको आज,
ठीक है, आज सिर्फ कम्बिनेटर, ये सूडो जो है वो बाद में कराऊंगा मैं आपको। क्लियर हो गया? तो कम्बिनेटर सिलेक्टर्स जो आपने करना है, सिलेक्टर्स के अंदर कम्बिने सिलेक्टर्स को एक दफा पढ़ना है आपने कि एलिमेंट सिलेक्टर कौन से होते हैं, आईडी सिलेक्टर कौन से होते हैं, फिर क्लास सिलेक्टर कौन से होते हैं, ठीक है, फिर यूनिवर्सल सिलेक्टर कौन सा है, और जो ग्रुप सिलेक्टर्स कौन से हैं, ये सारे ग्रुप सिलेक्टर्स हैं। तो ये बेटा आपने एक एक करके इसकी एग्जांपल जो है ना वो चेक करनी है, फिर उसके बाद आपने कम्बिनेटर सिलेक्टर्स के ऊपर आना है, ठीक है। कल फिर हम सूडो क्लास सिलेक्टर्स, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर्स और एट्रीब्यूट सिलेक्टर इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक हो गया? अभी यहाँ तक किसी को अगर कोई समझ नहीं लगी तो मुझसे पूछ सकता है। इसका वो भी आ गया अभी, जो क्या नाम लेते हैं, एमर भी आ गया। बेटा सेक्शन और डिव ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब बूटस्ट्रैप कराऊंगा ना, फिर आपको बताऊंगा कि ये क्या है। अभी आपको बेसिक बेसिक चीजें लेके जा रहा हूँ ना, ताकि आप मैसअप ना हो। ठीक है, आप मैसअप नहीं होंगे, ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको। तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, कल फिर हम 8 से 9 जो है ना वो क्लास लेंगे इंशाल्लाह। अभी ये रोज़ाना की बुनियाद पर हम क्लास लेंगे ताकि इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करें। ठीक है बेटा, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ लें।